हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जनरल साइंस में केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। इससे आप मान के चलो हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं ना इस टॉपिक के, वो सारे मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं। बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। आपको आंसर करना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या होती है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एंगस्ट्रॉम, कैंडला, फर्मी, क्यूरी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये जो क्यूरी है ना, ये यूनिट होती है किसकी, रेडियो धर्मिता की। अब देखो, रेडियो धर्मिता की बात हुई है तो फ्रेंड्स, रेडियो सक्रियता आप कह दो, रेडियो एक्टिविटी आप कह दो, या फिर रेडियो धर्मिता कह दो, ये वो प्रक्रिया, वो प्रोसेसिंग है जिसमें एक स्थिर परमाणु जो होता है ना, वो अपने नाभिक से कुछ अदृश्य किरण निकालता है। और वो अदृश्य किरण कौन सी होती है, अल्फा, बीटा और गामा किरण। तो इनके रूप में ये क्या करता है, एनर्जी जो होती है ना उसका त्याग करता है। ठीक है, इस प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि जिन तत्वों में ये गुण पाए जाते हैं, यानी कि स्वयं वो खुद तो विखंडित होकर के अदृश्य किरण उत्सर्जित करता है, उन्हें क्या कहते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिएगा, अब जैसे ये एक तत्व है, ठीक है। अब ये तत्व जो है ना, खुद विखंडित होकर के अदृश्य किरणें जैसे कि अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है ना, तो इनके रूप में ये क्या कर रहा है, खुद की एनर्जी का त्याग कर रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब कि जैसे पूछा जाए कि भाई 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक का नाम पूछ ले कि कौन से वो वैज्ञानिक है जिनके द्वारा सबसे पहले 1896 में रेडियो सक्रियता की खोज की गई। तो फ्रेंड्स, 1896 में सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक है ये, जिनका नाम है हेनरी बैक्वेरल। तो इन्होंने सबसे पहले खोज की थी रेडियो सक्रियता की। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, प्रारंभ में अल्फा, बीटा तथा गामा जो है ना, इसको बैक्वेरल किरण भी कहा जाता था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेडियो सक्रियता में प्रारंभ में अल्फा, बीटा, गामा किरण जो है, इनको और क्या कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा, बैक्वेरल किरणें भी इनको कहा जाता था। ठीक है। और सर्वाधिक रेडियो एक्टिव तत्वों की बात करें तो ये कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा जो रेडियो एक्टिव तत्व है ना, वो है रेडियम। कौन से है फ्रेंड्स, रेडियम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। ऑप्शंस है डॉल्टन, रोंटगेन, रेदरफोर्ड, विलार्ड। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेदरफोर्ड जो है, इनके द्वारा खोज की गई थी। जो बीटा किरणें है ना, इनकी खोज की गई थी रेदरफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे, निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समक्ष होता है। ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा किरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरण। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे देखो, अल्फा किरण की बात हो रही है तो थोड़ा सा हम देखेंगे अल्फा, बीटा और गामा किरण के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, अगर हम बात थोड़ा सा देखो, मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो फ्रेंड्स, अल्फा किरणों की हम बात करें, अल्फा किरण और जो बीटा किरण है ना, अल्फा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन की खोज किसने की थी, तो एर्नस्ट रेदरफोर्ड के द्वारा खोज की गई थी। और जो गामा किरणें है ना, गामा रेडिएशन, इसकी खोज की थी 1900 में पाउल विलर्ड के द्वारा की थी। ठीक है ना। अब अल्फा किरणों की बात करें तो अल्फा रेडिएशन जो है ना, इसमें क्या रहता है कि अल्फा किरण पर धनावेश रहता है। ध्यान रखना, क्या रहता है, धनावेश रहता है। और भार जो है वो हाइड्रोजन के भार से 4 गुना अधिक होता है। ठीक है। और इसका जो वेग होता है ना, प्रकाश के वेग जितना, जो प्रकाश का वेग होता है ना, उसका 1/10 होता है। ठीक है, 1/10 भाग होता है। ये चीज ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके ऊपर।
अब द्रव्यमान अधिक होने के कारण जो गतिज ऊर्जा होती है वो अधिक होती है, लेकिन जो वेदन क्षमता होती है ना, वेदन क्षमता, वो सबसे कम होती है और ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा किरणें हैं क्या? ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस यहाँ पे। तो अल्फा किरणों की हम बात करें तो अल्फा किरणें हीलियम प्लस प्लस आयोन है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ये एक तत्व हो गया यूरेनियम, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये खुद ये विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणें निकाली, अल्फा बीटा गामा, और उसके थ्रू इसने क्या करी, खुद की एनर्जी जो है उसको रिलीज किया, त्याग किया। तो यहाँ पे बोला है कि जो अल्फा किरणें है ना, वो किस प्रकार की है। तो देखो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स के साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हीलियम दिया हुआ है। तो इससे क्या है ना, इजीली आपको ध्यान रह जाएगा, हीलियम प्लस प्लस आयोन। ओके, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है कि बीटा किरणें किसकी बनी होती हैं। ऑप्शंस है, धन आवेशित कणों की, या फिर ऋण आवेशित कणों की, या फिर उदासीन कणों की, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो बीटा किरणें होती है ना, ये ऋण आवेशित जो कण होते हैं उनकी बनी होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋण आवेशित कण, ठीक है ना। बीटा पार्टिकल्स की बात हुई है, बीटा किरणों की। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ऑप्शन है, अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन, या फिर न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा बीटा कण, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा कण जो है इसके उत्सर्जन से किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है ना, वो बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बोला है कि निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ऑप्शंस है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बीटा किरण। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि जो बीटा किरण है ना, इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बीटा रेडिएशन की बात हुई है, बीटा किरणों की। तो इसके बारे में आप देखिए, जो बीटा किरण होती है ना, उसमें ऋण आवेश रहता है और धन ध्रुव की ओर मुड़ता है, ये भी ध्यान रखना। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, और इसकी जो वेदन क्षमता होती है ना, वो अल्फा से 9 गुना अधिक होती है, ध्यान रखना, अल्फा से 9 गुना अधिक होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है। तो बताइए, बीटा किरणें जो है किस प्रकार के आवेश का वहन करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऋणात्मक, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना। किसकी बात हुई थी, बीटा किरणों की बात हुई थी। तो ये रही बीटा पार्टिकल्स जो है ना, देखो ये जो है ना, ये है बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। ओके, चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखो, आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गामा किरणें क्या होती है। गामा किरणों के बारे में बताएं, गामा किरणें क्या होती हैं। गामा किरणों की बात करें तो जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है ना, इसके द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा उक्त किरणें होती हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो, यहाँ पे गामा किरणों की बात हुई है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं गामा किरणों के बारे में। फ्रेंड्स, पहली चीज तो गामा किरणें कैसी होती है, उदासीन होती हैं और कम तरंग दैर्घ्य उत्पन्न करती हैं। जो गामा किरणें होती है ना, वो कम तरंग दैर्घ्य उत्पन्न करती हैं, ये भी ध्यान रखना। और इसका जो वेग होता है ना, वो प्रकाश का जो वेग होता है लगभग उसके बराबर होता है। तीनों किरणों में से सबसे अधिक जो वेदन क्षमता होती है, वो किसकी होती है, गामा किरण की होती है, गामा किरण की, ठीक है। और गैसों को आयनिन करने की क्षमता इसमें क्या होती है, सबसे कम होती है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। फ्रेंड्स, सबसे कम जो आयनन क्षमता होती है, वो होती है गामा किरणों की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से में बदल जाते हैं। तो किस में बदलते हैं अंतिम रूप में।
तो फ्रेंड्स ये बदलते हैं सीसा में बदलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीसा में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि कौन सा वो रेडियो एक्टिव तत्व है, उस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम बताओ। कौन किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता देश के नाम पर रखा गया, तो उस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम बताओ। बताओ कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका नाम उसके खोजकर्ता देश के नाम पर रखा गया। तो फ्रेंड्स वो रेडियो एक्टिव तत्व है पोलोनियम। कौन सा है? पोलोनियम। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम, प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें, परमाणु का जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस जिसे हम बोलते हैं, वो खुद विखंडित होकर अन्य तत्वों के परमाणु में परिणत हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और प्राकृतिक रेडियो एक्टिव समस्थानिक, जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, कार्बन थ्रीशियम है, रेडॉन, पोटेशियम, पोलोनियम, ठीक है ना, ये सारे हैं। अब आपसे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वो है कि निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ऑप्शंस देखो, स्टेटिन, फ्रांसियम, ट्राइटियम या फिर जर्कोनियम। तो फ्रेंड्स ये जो जर्कोनियम है ना, ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। बाकी इसके अलावा स्टेटिन हो गया, फ्रांसियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, तो ये सारे के सारे क्या है? रेडियोधर्मी तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रही हूँ जो प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना, उनके बारे में। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनो, प्राकृतिक रेडियो एक्टिव समस्थानिक की बात करें तो जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, और रेडियम, कार्बन थ्रीशियम, रेडॉन, पोटेशियम, पोलोनियम, ये सारे हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थों की। तो कृत्रिम रेडियो एक्टिव समस्थानिक की बात करें तो प्लूटोनियम, क्यूरियम, अमेरिकम, सीजियम, आयोडीन, एंटीमनी, रुथेनियम, सीजियम और कोबाल्ट। तो ये सारे तो क्या हो गए? ये सारे तो हो गए कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थ, और ये सारे हो गए प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि विघट नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स इनको रखना चाहिए यहाँ पे, जो लेड होता है ना, पीबी जिसे हम बोलते हैं, इससे बने पात्र में रखना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा पीबी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा गया कि वो प्रणाली क्या कहलाती है जो प्राग ऐतिहासिक पदार्थों का निर्धारित, ये जो प्राग ऐतिहासिक पदार्थ होता है ना, इसका काम निर्धारित करने के लिए विघनाभिकता यानी कि रेडियो एक्टिविटी जो है इसका प्रयोग करती है, वो प्रणाली क्या कहलाती है? उसका नाम बताओ। तो फ्रेंड्स ये कहलाती है कार्बन काल निर्धारण प्रणाली कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? ऑप्शन है मृदा, स्मारक, जीवाश्म, चट्टाने। तो रेडियो कार्बन डेटिंग की हम बात करें तो इससे किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म का। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, कार्बन डेटिंग की हम बात करें तो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा जो जीवाश्म होते हैं ना, उनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ओके। और फिर रेडियो आइसोटोप डेटिंग द्वारा कैंसर और अन्य घातक बीमारियां जो होती है ना, इसका पता लगाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैंसर और अन्य घातक बीमारियों का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये जो रेडियो आइसोटोप डेटिंग है ना, इसके द्वारा इसका पता लगाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई कार्बन डेटिंग पद्धति जो है ना, मतलब ये इसके द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। और अगर पूछे जाए कि जीवाश्मों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो कार्बन डेटिंग में किया जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि कौन सा वो तत्व है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये है कोबाल्ट 60 का किया जाता है। ये भी बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है न्यूट्रॉन की जरूरत होती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखो रेडियो सक्रिय पदार्थ में सबसे अधिक अर्ध आयु यूरेनियम की होती है और सबसे कम किसकी होती है? पोलेनियम की होती है। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखना कि यूरेनियम पहला खोजा गया प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पहला खोजा गया प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है, उसका नाम बताओ। तो फ्रेंड्स उसका नाम है यूरेनियम। नेक्स्ट है कि जो यूरेनियम होता है ना, इसके खनिज में पिंच ब्लेड में यूरेनियम की अपेक्षा 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता पाया जाता है। ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, यूरेनियम के खनिज पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम के जो खनिज होते हैं उसमें क्या है, पिंच ब्लेड जो है इससे क्या प्राप्त किया जाता है? रेडियम प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर वर्क करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र जो है ये करता है विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा का स्रोत ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियोधर्मिता या फिर एक्स किरण उत्सर्जन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन जो है ना ये सौर ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। नेक्स्ट देखो, आपसे यह पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इसमें विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है वो पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन है साधारण पानी, भारी पानी, द्रव अमोनियम या फिर द्रव हाइड्रोजन। तो भारी पानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम है ना इसको किसने विकसित किया था? क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब है ना इसको विकसित किया था एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था हाइड्रोजन बम को विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है अल्फा बीटा और गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में बताएं। अपने अवरोही क्रम में किस प्रकार है? अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? घटते हुए क्रम में बतानी है। तो घटते हुए क्रम में देखो ध्यान दो, सबसे ज्यादा किसकी होती है? मैंने आपको वैसे ही बताया था कि वेदन क्षमता जो है ना वो सबसे ज्यादा तो होती है गामा की, उससे कम होती है बीटा की और सबसे कम होती है अल्फा की होती है। तो इस तरह से ध्यान रखना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ऑलरेडी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी जिसे हम बोलते हैं, इसकी खोज की थी हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता जो है ये किसका गुण है? तो फ्रेंड्स ये है जो न्यूक्लियस होता है ना नाभिक, इसका गुण है। राइट आंसर हो जाएगा नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, चलो कोई नहीं इसको हटाते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा अपन ने कि रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बैक्वेरेल ने। अब यहाँ पे देखो जो मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी जो है ना इन्होंने 1898 में पता लगाया था कि जो यूरेनियम और उनके यौगिक जो है उससे रेडियो सक्रिय किरण जो है उनका निकलना क्या है? एक परमाणु जनित क्रिया है। ठीक है, ये किसके द्वारा पता लगाया गया था? तो ये मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी जो है इनके द्वारा पता लगाया था। और इन्होंने मतलब कब पता लगाया था इसका? 1898 में। जो मैडम क्यूरी है जो क्यूरी की बात करें तो इन्होंने ही बताया था कि थोरियम धातु में रेडियो सक्रिय तत्व विद्यमान है। तो ये भी याद रखना। रेडियो सक्रियता की खोज के लिए ये जो तीनों वैज्ञानिक है ना, ध्यान रखना फ्रेंड्स, तीनों वैज्ञानिक कौन से हो गए? एक तो हेनरी बैक्वेरेल हो गया, फिर मैरी स्कोलोडोवस्का हो गया,
तो ये मैरी स्कोल्डोस्का क्यूरी और इसके बाद पियरे क्यूरी, है ना। तो ये तीनों को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और कब मिला है? 1903 यानी 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है कौन? रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन भाग लेता है? तो फ्रेंड्स, परमाणु का जो नाभिक होता है ना, न्यूक्लियस, वो भाग लेता है, वो पार्टिसिपेट करता है रेडियो एक्टिव परिवर्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बताओ किसके लगभग होती है? प्रोटॉन की संख्या बताओ कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, प्रोटॉन की संख्या जो है ना, जो न्यूट्रॉन होता है ना, उसकी संख्या से कम होती है। प्रोटॉन की संख्या, जो नाभिक होता है ना, परमाणु का स्थायी नाभिक न्यूक्लियस होता है, उसमें ध्यान रखना प्रोटॉन की जो संख्या है वो न्यूट्रॉन की संख्या से क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। प्रोटॉन की संख्या जो न्यूट्रॉन है ना, उसकी संख्या से कम होगी प्रोटॉन की, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा गया है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? पैराबैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा गामा किरणों का, या फिर रेडियो तरंगों का, या फिर अवरक्त तरंगों का? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा किरणें जो है ना, इसका उत्सर्जन करते हैं रेडियोधर्मी तत्व। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा, बीटा, गामा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें जो होती है ना, इसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट यहाँ देखो, जो अल्फा किरणें हैं, इसमें उपस्थित आवेश बताओ कौन सा है? अल्फा किरण जो होती है ना, इसमें उपस्थित आवेश की हम बात करें तो 2 इकाई धन आवेश। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 इकाई धन आवेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ देखें, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण, या फिर एक्स किरण? तो राइट आंसर हो जाएगा बीटा कण, यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि जो बीटा कण है ना, इसके उत्सर्जन से संभारिक का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन का समरूप बताओ। अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, या फिर हाइड्रोजन परमाणु? तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बीटा कण, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बताना है कि समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता जो होती है ना, वो अधिक होती है। अब कारण बताओ ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान जो है वो नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है, इसलिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि जो गामा किरणें हैं ये किसकी बनी होती हैं? मैसोन कण की, न्यूट्रिनो कण की, हिग्स बोसोन की, या फिर विद्युत चुंबकीय की? तो गामा किरणों की बात करें तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ना, इनकी बनी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन, आपसे पूछा है कि निम्न में से किस कण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? किस कण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वेदन क्षमता सबसे अधिक मैंने आपको बताया भी था कि जो गामा किरण है ना, इसकी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्न में से किस किरण के आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरण जो है ना, इसकी जो आयनन क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? ऑप्शन है अल्फा किरण, या फिर एक्स किरण, या फिर गामा किरण, या बीटा किरण? तो राइट आंसर है अल्फा किरण, सही जवाब है। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? अल्फा किरण। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, एल्यूमिनियम, पोलोनियम? राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिए थे। यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम, कार्बन, थ्रीशियम, रेडॉन, पोटेशियम, पोलेनियम। और कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व कौन से हैं? ये प्लूटोनियम है, क्यूरियम है,
अमेरिकम है, सीजियम है, आयोडीन है, एंटीमनी है, रुथेनियम है, सीजियम, कोबाल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है ना, इसको नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रिनो का अन्वेषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, किसका प्रयोग किया जाता है? बोरोन का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरोन का। नेक्स्ट यहाँ देखो, एक बीटा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो एक बीटा कण होता है ना, उसमें उत्सर्जन से मतलब परमाणु, जो एक बीटा कण है उसमें उत्सर्जन से परमाणु संख्या और जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, उसमें क्या है कि परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि और परमाणु द्रव्यमान जो है वो रहता है अपरिवर्तित। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ बोला है, देखो अब यहाँ पे बोला है अल्फा कण का। अब एक जो अल्फा कण होता है उसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो जब अल्फा कण रिलीज होगा तो इसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक जो है ना, उसमें तो कितनी कमी होगी? 2 की कमी होगी। और जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें कमी होगी, 4 की कमी होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी जो क्षरण है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ? तो फ्रेंड्स, क्या होगा? अपरिवर्तित, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे देखो यूरेनियम, यहाँ पे इनमें से आपको बताना है कि ये जो है ना, यहाँ पे देखो यू विघटित होकर और पीए बनाता है, तो इसमें से अल्फा और बीटा कणों का जो उत्सर्जन है, ये बताओ कितना हुआ? तो ये बताना कितना हुआ। तो फ्रेंड्स, इस केस में देखो ध्यान रखना है, एक तो क्या हुआ? अल्फा करण, और एक ही क्या हो गया? बीटा करण। ठीक है ना। अल्फा और बीटा दोनों का कितना कितना हो गया? एक एक हो गया। नेक्स्ट, पृथ्वी की, हाँ इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है कि पृथ्वी की आयु का आकलन जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यूरेनियम डेटिंग। नेक्स्ट, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन पे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो परमाणु बम जो होता है ना, इसका आविष्कार किया था ऑटो हान ने किया था, ऑटो हान। ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती हैं? तो ये होती है विखंडन, जब होता है ना तो उससे, इसकी अभिक्रिया से सबसे हानिकारक विकिरण पैदा होती है। नेक्स्ट देखो, नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, किस तरह? तो नाभिकीय संयंत्र जो होता है इसमें ग्रेफाइट का जो उपयोग है ना, विमंदक की तरह किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। रेडियोधर्मिता, फ्रेंड्स रेडियोधर्मिता की बात करें तो ये गीगर मूलर काउंटर के थ्रू नापी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है ना, इसमें जब गामा उत्सर्जन होता है ना, तो इस दौरान किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर वर्क करता है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। हाइड्रोजन बम जो होता है ना, ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है? तो फ्रेंड्स, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया जो है इस पर ये वर्क करता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है कौन? ऑप्शन ए कह रहा है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, या फिर परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, या फिर परमाणु के नाभिक, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु के नाभिक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न और रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेडियो सोडियम, रेडियो सोडियम। नेक्स्ट,
तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक के क्वेश्चंस जो कंप्लीट कवर किए हैं हमने। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दिया करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन जो है ना उस पर क्लिक कर लो, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।